नेट एग्ज़ाम पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें तकरीबन 10 से 5 क्वेश्चंस 3 से 5 क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से लिए जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर नहीं होते हैं, उल्टा क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में पूछे जाते हैं। और ये अभी और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि हम क्या मतलब है इसका कि क्लासरूम एक्सपीरियंस के ऊपर क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्सेस थ्योरी। लेकिन जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, हमें इंश्योर करना है कि ये 3 to 5 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लासरूम अवेयरनेस के ऊपर होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टीचिंग। आपका किस तरह का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स टीचिंग, कि आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड गेज करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। टू बी अ गुड टीचर अगर हम बात करते हैं, वन नीड्स टू बी क्यूरियस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होना चाहिए आपके सब्जेक्ट एरिया को लेकर। ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह के बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो आपको उनका सही तरह से जवाब देना पड़ता है। यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए इन डेप्थ नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है ऑफ द सब्जेक्ट एरिया जो आप पढ़ाना चाह रहे हो। और साथ ही साथ में टीचिंग के लिए लव एंड फेथ इन स्टूडेंट्स ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो 3 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो देख रहे हैं कि आपको पूरे के पूरे टीचिंग प्रोसेस के बारे में पता है। और टीचिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक गुड टीचर हैं कि नहीं। और गुड टीचर कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं, वो ये है कि अगर आप क्यूरियस हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, आपकी इन डेप्थ नॉलेज है सब्जेक्ट को लेकर, और साथ ही साथ में आप अपने स्टूडेंट्स के प्रति लव एज वेल एज फेथ रखते हैं। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग टीचिंग को डिफाइन करें कि टीचिंग का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका मतलब क्या है। अगर हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टीचिंग का जो है वो है टीचर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टीचिंग का है स्टूडेंट्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडुकेशन दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। लेकिन जब हम टीचिंग को डिफाइन करते हैं तो हम कह रहे हैं कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। टीचर्स कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। क्यों? क्योंकि एक नेशन के प्रोग्रेस के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन ट्रेन कर रहा है? हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स। तो इसीलिए हमारे लिए काफी बार ये जो क्वेश्चंस आते भी हैं सिनेरियो बेस्ड कि टीचर किस तरह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को मोल्ड कर रहा है, तो इसीलिए टीचर्स को हम बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी कहते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन नर्चरिंग द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। और अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे भी जब हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे कि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा गया है कि किस तरह से अ टीचर शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन नर्चरिंग द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट द बेस्ट टीचर इंश्योर्स दैट ही और शी इज इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे। ऐसा होना चाहिए। और अभी हम ये जब मेथड्स ऑफ टीचिंग करेंगे और भी ज्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेस्ट टीचर वही कहलाता है जो नॉलेज इंपार्ट कर रहा है इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। इफेक्टिव वे जो बच्चों को समझ में आ रहा है, इफेक्टिव वे इन विच द चाइल्ड हैज गॉट मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज टॉट। टीचिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू बिकम अ गुड टीचर। अगर हम बात कर रहे हैं टीचिंग के काफी सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन जो नेट पेपर में काफी बार पूछा जाता है इनडायरेक्टली आपके क्लासरूम टाइप के क्वेश्चंस में, टीचिंग मीन्स टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट इन द सोसाइटी। दैट मीन्स आप आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं बच्चों को, आप उनको कॉम्पिटेंट बनाना चाह रहे हैं सो दैट दे कैन लीड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल्स, राइट। तो एक जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, और आप उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। दैट इज एन अल्टीमेट प्रोसेस जो कि लर्निंग का प्रोसेस होता है, जो कि उसका ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि हम लोगों ने बात करी कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एडुकेशन। ये पूरे के पूरे 3 इंपॉर्टेंट फल्क्रम्स हैं टीचिंग के लिए जो कि हमें पता होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग दैट वन नीड्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट टीचिंग प्रोसेस बिल्कुल सही जा रहा है।
ऑल्सो काफ़ी बार देखा गया है दैट कुछ क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो ये भी होते हैं कि अ टीचर शुड नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्ट, बट ऑल्सो देयर नीड्स टू बी एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इनसाइड द क्लासरूम। साथ ही साथ में यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में ह्यूमर लेके आ रहे हैं बल्कि और बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है। यू ऑल्सो नीड टू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द क्लासरूम बाय नॉट इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट मीन्स, बट बाय मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू डिराइव, बी अ लीडर एंड मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू हियर यू आउट। तो ये हो गए कुछ डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग कि टीचिंग इज अ वे इन विच यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर बिकमिंग इंडिविजुअल पीपल हु कैन लीड इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल्स। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या रोल्स टीचर्स परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो एक तो होता है फॉर्मल टीचिंग, लेकिन टीचिंग इनफॉर्मल वे से भी आती है। जैसे कि हम काफ़ी बार कहते हैं कि मदर्स आर बेस्ट टीचर्स, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल टीचिंग। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स एक इंस्टीट्यूशन में आना शुरू कर देते हैं, दैट इज अ फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। अब ये जो रोल्स हैं जो टीचर्स परफॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दैट टीचर्स काफी सारे रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपकी 10 से 2 बजे की जॉब है तो उसके बाद आप बच्चों को हेल्प नहीं करेंगे, या आप ये नहीं कह सकते। सो देयर कैन बी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर बिकॉज यू आर वेयरिंग एक फॉर्मल टीचर का रोल एज वेल एज एन इनफॉर्मल टीचर का रोल। ऑल्सो रिमेंबर, अ टीचर इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू improve mentally, physically and socially. These all aspects are also important कि आप mentally ensure करें कि बच्चा train हो रहा है, physically also you're trying to give them life skills, और तभी आजकल के टाइम पे life skills education और भी ज़्यादा important हो गई है, जहाँ पर आप लोगों को बच्चों को work ready बनाना चाहते हो। आप ensure करना चाहते हो कि जो जो आप पढ़ा रहे हो वो बच्चों को critical thinking में help करेगी और जो कहीं ना कहीं उनको work ready और job ready बनाएगी। और साथ साथ में आप उनको किस तरह से सोशली बिहेव करना है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट द टीचर्स टीचिंग। यू नीड टू इंश्योर दैट अ गुड टीचर इज अ मेंटोर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड में। जब आपके 3 to 5 क्वेश्चंस जो है, 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपका रोल एज अ मेंटोर बिकम्स इंपॉर्टेंट। अ टीचर इज अ लीडर, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अ टीचर इज अ लीडर। तो जैसे हम लोगों ने पुरानी वाली स्लाइड में देखा था, और हम कह रहे हैं कि अ टीचर शुड बी ह्यूमरस, एट द सेम टाइम he should be able to control the class. What are we trying to say? कि आपको strict नहीं होना है. You need to be a leader so that the students are able to hear you out. You need to be a change agent. आपको बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करना है that you are able to act as a change agent in the lives of the students, as well as you're a lifelong learner. ऐसा नहीं है कि आपने आज ये नेट एग्जाम क्लियर कर लिया है और साथ ही साथ में आप एक एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो आप कुछ और लर्न नहीं करेंगे. इट इज़ अ कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस. आपको नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको बार बार नॉलेज के टच में रहना पड़ेगा, एंड देयरफॉर यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट टू योर स्टूडेंट्स. ऑल्सो यू आर अ रिसोर्स प्रोवाइडर बिकॉज रिमेंबर यू आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द किड्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड इंकरेज देम टू इंश्योर कि आप उनको और भी सोर्सेज के पास जाने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वोक दिस फीलिंग ऑफ बीइंग अ कंटिन्यूअस लर्नर इन देम, but you are a resource provider for them. You are a curriculum specialist because many a times आप figure out कर रहे हो कि क्या क्या आपके कोर्स में होना चाहिए, क्या क्या आपके कोर्स में नहीं होना चाहिए. और यहाँ पर concept of canon becomes important. canon मतलब वो चीज़ें जो कि मेन स्ट्रीम में हो रही हैं, क्या वो चीज़ें करिकुलम में लाना चाहते हो क्योंकि आप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर देना चाह रहे हो, या क्या आप चीज़ों को लेके आ रहे हो. सो यू आर ऑल्सो करिकुलम स्पेशलिस्ट. सो द वेरियस रोल्स दैट टीचर्स आर प्लेइंग, you're being a mentor, you're being a leader, you're being a change agent, you're being a lifelong learner, you are being a resource provider as well as a curriculum specialist. साथ ही साथ में आपको ये याद रखना है that you need to exhibit leadership skills. आपको strict नहीं होना है in terms of a teacher. An ideal teacher is not someone जो कि strict होके बच्चों से अपना पूरा का पूरा make sure कर रहे हैं कि वो उनको respect दे रहे हैं, but you are actually trying to exhibit leadership abilities so that kids are wanting to make sure that they hear you out and they want to follow you.
you. As an example, some leadership roles that they are playing are also informal. So many times if students are coming to you and asking you for questions कि कैसे how we can get employment, you should be answerable to them. That is also one of the scenario based questions that can be developed for you. Also remember, you are helping to shape the culture of the institution. आप जिस तरह के हो, आपके उसी तरह से peers होंगे, उसी तरह से culture होगा एक institution का, कि whether it is more forgiving towards students, कि आप questions produce करना चाह रहे हो, आप students को एक मौका देते हो कि वो ask कर सकते हैं questions को. Also you're trying to improve the student learning as well as you're making sure that they are trying to influence their peers in a positive manner. So these are some of the roles that the teachers are performing. Also ensure that other tasks that are being performed by the teachers. अब जब भी हम बात करते हैं, you need to ensure it is mandatory for you to enjoy working with students. चाहे आप एक टीचर किंडरकिन के हो, चाहे आप एक टीचर हो जो कि कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, यंग अडल्ट्स को पढ़ा रहा है, you need to ensure that you enjoy dealing with people. आपको ये खुश रखता है, एंड इसी से ही आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. You need to be convinced that their effort will lead to the betterment of the सोसाइटी. आपको कन्विंस्ड रहना है कि बच्चों का जो बच्चे आपके थ्रू पढ़ रहे हैं, दे कैन इम्पैक्ट द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव मैनर. सो यू नीड टू इंश्योर दैट इट इज मैंडेटरी दैट यू एंजॉय वर्किंग विद स्टूडेंट्स. एट द सेम टाइम यू आर कन्विंस्ड, यू हैव अ फर्म बिलीव दैट दीज स्टूडेंट्स कैन वर्क फॉर द betterment of the society through your teaching. Also remember some common tasks that are being performed by teachers. They prepare the students to learn new lessons. And remember, लेसन्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप उनको बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज करने के लिए ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं. यू आर ऑल्सो मेकिंग देम लर्न न्यू स्किल्स, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग देम विद द लेसन्स. सो यू आर ऑलवेज मेकिंग देम प्रिपेयर्ड फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ डिलीवरिंग द लर्निंग एक्टिविटीज. आप जाके जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो क्या है? यू आर इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रेजेंट एंड डिलीवर द लर्निंग एक्टिविटीज प्रॉपरली. यू आर ऑल्सो आस्किंग questions to the students. आप simultaneously क्लास के बीच में पूछ रहे हैं कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, because you're constantly taking feedback and that is important because at the end of the day, जब जैसे कि हम लोगों ने पहले बोला है कि the three important aspects of teaching are teachers, students and education. There is a transfer of education taking place from the teachers to the students. और अगर ये transfer of education ठीक तरह से नहीं ली जा रही है तो इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि वो सही हो. और हमें पता कैसे चलेगा? बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स, बाय encouraging them to ask questions, to ask their doubts. You also need to monitor and review the students and the learning process. Constantly बच्चों से पूछना है, constantly उनसे feedback लेना है. And here you need to ensure that feedback is just not taken by asking them. It is also taken through multiple diagnostics. Diagnostics का क्या मतलब हो जाएगा? आप उनके tests ले रहे हैं, आप regularly उनकी assignments ले रहे हैं ताकि आपको पता चले whether this transfer of education from teachers to the students, teacher who's a knowledge provider, who's a curriculum expert, who's a mentor to the students is being proper or not. तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? That monitoring and reviewing the students learning process also becomes important. Also you're giving feedback to the students. ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप अपने बच्चों को feedback देने की कोशिश कर रहे हैं that बच्चे आप यहाँ पर और बेटर कर सकते हो, आप में भी लैक कर रहे हो इस एस्पेक्ट में. लेकिन हमेशा याद रखना फीडबैक हैज टू बी पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज टेलिंग देम वेयर दे कैन इंप्रूव. तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव कह रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो इस तरह से आप बच्चों को डिस्करेज करेंगे. बट यू नीड टू गिव अ फीडबैक इन अ पॉजिटिव मैनर. सो देयर कैन बी अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड देयर हैज बीन अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि फीडबैक हमेशा पॉजिटिव वे में दिया जाना चाहिए, साथ में एक एक्शन होना चाहिए कि क्या बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं. Also remember कि आपको रिव्यू करना चाहिए like all the topics that have been taught. So for example there are revision classes. यहाँ पर आपके tutorials भी important हो जाते हैं जब आप smaller group में बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं कि उनको एक topic clear हुआ है कि नहीं. So at the same time you need to ensure that you are reviewing, reteaching the same topic in order to ensure that there is a revision, because many a times हमारी universities इस तरह से structured है जहाँ पर annual exams दिए जाते हैं, तो बच्चों की कुछ tendencies होती हैं कि जो
साल के पहले पढ़ाया गया वो भूल सकते हैं। तो इसीलिए यू ऑल्सो वन ऑफ द रोल्स ऑफ अ टीचर इज टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इट इन अ बेटर वे आफ्टर रिवाइजिंग इट। ऑल्सो कंडक्टिंग ट्यूटोरियल क्लासेस, दीज आर स्मॉल ग्रुप क्लासेस। तो एक लेक्चर क्लास इज अ बिगर क्लास, लेकिन आप छोटे ग्रुप्स में अपने बच्चों से मिल रहे हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप उनसे पूछ पा रहे हैं और उनको अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो टाइम जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं विच हेल्प्स देम टू लर्न मोर। ऑल्सो प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स। अ प्लान लेसन इज ऑलवेज द मोस्ट इफेक्टिव लेसन। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, और यही अभी हम लोग देखेंगे भी, दैट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इन द प्रोसेस ऑफ पेडागॉजी, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, you need to ensure that lesson plans are prepared. They are very important. Also, you're preparing notes for the classes जो आप बच्चों को देंगे, so that you can ensure that kids have something to take away with them. हमेशा याद रखिएगा, आपके टीचिंग क्लास में स्टूडेंट्स के पास टेक अवे होना चाहिए कि आज हमें सर या मैम से ये चीज पढ़ने को मिली, आज हमने ये समझा। तो टेक अवे हमेशा उसी से होगा अगर आपने बच्चों के लिए अच्छी तरह से लेसन प्लान प्रिपेयर किया होगा और नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। Also, like I said, you need to prepare the question papers, the question banks, the diagnostics in order to ensure कि आप figure out कर पा रहे हैं कि बच्चों को वो teaching concept clear हुआ है कि नहीं। So these are also some of the tasks that the teachers are performing. You are preparing the students to learn new lesson skills as well as new approaches towards understanding things. You are also delivering the lecture. You are asking questions to the students. You are monitoring them. You are giving feedback to the students. You are reviewing and reteaching the topics that have been taught. You're conducting tutorial classes. You're preparing lesson plans as well as question banks for the students. So these are some of the tasks that the teachers are performing. Lekin always remember, these are some of the formal tasks that the teachers are performing. Otherwise, informal tasks may, again, you are trying to ensure that a student is able to learn and become a better person. Because remember, the task as we had started, to make sure that the country is becoming equipped with resourceful individuals, and therefore diligent teachers are required over there. Coming on to the other tasks that are performed by the teachers, very very important. अभी हम लोगों ने देखे हैं some of the very objective tasks, लेकिन प्लीज याद रखिएगा इनसे आपके questions पूछे जा सकते हैं because these are some of the subjective tasks that the teachers are performing. और वो subjective tasks क्या है? To bring desired change in the learner's behavior and mind. आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज अ टीचर कि किस तरह से कोई इंसान सोच रहा है, एंड यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर मेकिंग देम वेल इक्विप्ड. सो एज टीचर्स आप डिजायर्ड चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं इनटू द लर्नर्स बिहेवियर एज वेल एज द माइंड. आपको इंश्योर करना है कि बच्चों के अंदर डिजायर्ड चेंजेस आ रहे हैं, उनके माइंड में, उनके बिहेवियर में. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो यहीं से ही आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जहां पर वो पूछेंगे दैट यू नो इफ अ स्टूडेंट इज मिसबिहेविंग, हाउ शुड द टीचर influence the teachers to set an example, because the teacher wants to bring desired changes. आपका सिर्फ टास्क ये नहीं है as a teacher to just teach the lesson and come back after delivering the lecture. आपका main objective है to bring desired changes in the learner's behavior. That is very important, to impart sufficient knowledge on the topic. आप जो चीज पढ़ा रहे हैं आपको इंश्योर करना है कि आप एग्जॉस्टिवली वो टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं ताकि बच्चों को सारी एस्पेक्ट्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सफिशिएंट नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू एनहांस द स्किल सेट ऑफ द स्टूडेंट. जब तक आप बच्चों के स्किल्स को एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ टीचर. सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू एनहांस द स्किल सेट ऑफ अ स्टूडेंट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीचर्स रोल. You also need to motivate the students to participate in social activities and encourage them to ask their doubts and questions. They should not be afraid of you. They should come up to you to ask the questions that they have. And also you need to motivate them to participate in social change activities. Remember, अभी हम लोगों ने क्या कहा था? That a teacher is actually a change agent. और change agent teacher कैसे बनती है? By influencing people to become change agents in their lives, by making sure that they are trying to impact the society in a positive way.
Also, a teacher needs to ensure that students do not fear, but rather they must make sure that the lessons are interactive. तो आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चे आपके पास आने से डर रहे हैं. You need to be very very approachable. You need to ensure कि kids are able to ask you questions, that they are actually not at all fearing any sort of an activity. तो अगर कोई theoretical question आ रहा है that who is a good teacher, one who's from whom the entire class is afraid, or be someone who's very supportive and encourages a collaborative classroom endeavor, तो obviously second answer आपका सही आंसर होगा. और यहाँ पर एक चीज याद रखना, ज्यादातर ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इनमें आपको आइडियलिस्टिक ओपिनियन देनी है. आइडियली आप जो चीज करोगे, राइट, सो आइडियलिस्टिक ओपिनियन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयर विल बी टाइम्स जब आप कहोगे दैट बच्चा इज अ सरदर्द, तो आप चाहते हो कि बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दो, लेकिन वहां पर आपको वो सही आंसर नहीं देना है. दैट्स नॉट द राइट आंसर. यू नीड टू बी वेरी वेरी आइडियलिस्टिक इन योर अप्रोच व्हेन यू आर बिकमिंग अ टीचर. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. सो सम ऑफ द अदर टास्क विच आर बीइंग परफॉर्म, जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि सिनेरियो बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन द स्टूडेंट्स. यू आर इंश्योरिंग दैट दे आर impacting their learning behavior and their mind. You're giving them sufficient knowledge of the topic. You're also enhancing the skills of the students. You're motivating them to participate in social activities, and you're encouraging them to ask doubts and questions. And साथ में ही you're ensuring that they are trying to come up to you because you're approachable to ask any questions that they have. Now, some of the characteristics of a good teacher. So this is also these are also the characteristics of teaching that you need to understand. तो जब भी हम बात करते हैं, you need to understand teachers are not born but they are made, right? तो जब भी हम बात करते हैं greatness in teaching is just as rare as greatness in medicine, dance, law or any other profession. So teachers are actually made, and therefore हम लोगों ने कहा था that a teacher has to be a continuous learner. That becomes very very important. So यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है that you need to ensure that you're trying to revise your memories, you're trying to add value to your entire training. तभी जो teacher training programs होते हैं, you should definitely go for them also. And good teachers are always nurturing their knowledge, their own knowledge also, as well as their own skills, in order to ensure that they are becoming better. So ना सिर्फ आप बच्चों के skills को impact कर रहे हो, but you're also trying to improve your own skills in order to ensure that you're becoming a better teacher. You also need to ensure that to be a good teacher, you need to know the teaching learning process. और इसीलिए आपको teaching learning process के बारे में जानना becomes very important if you want to become a good teacher. अब यहाँ पर you also need to ensure that great teachers work endlessly to create challenging, nurturing environment for their dear students. You're trying to prepare yourself excellently in order to deliver that perfect lecture. You're trying to work hard in order to ensure कि बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है. You need to ensure that you're working tirelessly, you're working endlessly to bring a very good learning interactive process for the students. That's very important. And a great teacher doesn't only have the knowledge and the skills but also the attitude. यही तो वो आपका teaching aptitude figure out करने की कोशिश कर रहा है. उन्हें पता है कि आपने अच्छी तरह से अपने second paper के लिए पढ़ा होगा, आपके main paper के लिए पढ़ा होगा, but are you actually having the required skill set to be a proper teacher? So it is very important to ensure that ना सिर्फ आपके पास knowledge, of course in depth knowledge बहुत जरूरी है, of course skills बहुत जरूरी है, but if you are not having a positive attitude towards your students, then you will fail as a teacher. So you need to ensure that certain characteristics to be a good teacher are that you need to be constantly in the learning mode. आपको हमेशा learning mode में होना है ताकि आप अपने lectures को भी अच्छा कर सक रहे हो, आप खुद के आप अपने peers से feedback ले रहे हो कि कैसे आपकी classes जा रही हैं. You are ensuring that you are trying to create an environment where kids are motivated to ask questions as a collaborative environment, and you are also providing them with the knowledge and skill set along with having a positive attitude towards teaching. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर को इन डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सो यू नीड टू इंश्योर दैट अ ग्रेट टीचर रिस्पेक्ट्स ऑल स्टूडेंट्स. यहाँ से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. आपको एज अ टीचर यू नीड टू बी अनबायस्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एक्सक्रूशिएटिंगली इंपॉर्टेंट कि आप अनबायस्ड हो. एक्सट्रीमली पर्टिनेंट, राइट? सो यू आर रिस्पेक्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आर मेड टू बिलीव दैट देयर आइडियाज एंड ओपिनियन
opinions are valued equally. ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बच्चों से ही पूछ रहे हैं, but you need to ensure that all students are having a comfortable environment जहाँ पर they are made to believe that their values, their opinions, their ideas are actually something that are important for you, right? Students should feel safe to express their thoughts and feelings, and the teacher needs to have a welcoming learning environment. एक बहुत ही ज़्यादा welcoming learning environment होना चाहिए, और तभी हम लोगों ने पहले कहा था you need to be an open minded person along with being curious. अगर आप खुद closed minded होगे, you will not be able to provide that sort of an environment to the students where they are feeling safe to ask their questions. So you need to ensure that you need to create this entire respectful environment for all your students. You need to ensure that all students are feeling respected. A great teacher fosters an environment where there is a sense of community and belonging. तो ना सिर्फ बच्चे आपसे सीख रहे हैं, बल्कि आपने एक इस तरह का environment class में create कर दिया है where they are actually trying to study in a collaborative format. So you need to ensure over here that there is a sense of community, there is a sense of belonging in the classroom, and a great teacher always creates a small community inside the classroom where there is collaboration, there is support that you're getting from the other students, and a great teacher lets the students know how they can depend not only on the teacher but also on the entire class, right? So आप ना सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं है, बट दे आर रादर कोलैबोरेटिंग, दे वांट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो रिमेंबर, अ ग्रेट टीचर सेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस एंड बेंचमार्क्स फॉर स्टूडेंट्स. अगर आप बच्चों को इंकरेज नहीं करेंगे, अगर आप हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे दैट यू कैन गेट अ बेटर परसेंटेज, यू कैन एड वैल्यू टू दिस कोर्स, यू कैन डू बेटर जस्टिस टू योर मार्क्स, you need to constantly motivate them, you need to constantly excite them, and that can only happen if you're setting high benchmarks. This is a very important characteristic of a good teacher. Also, you need to ensure that you need to have passion for education and for the course material. If you're not going to be passionate, then you will not be able to help students learn better. So in order to ensure that you're able to impact the students positively, आपको एक passion for teaching होना चाहिए. You need to have passion for education as well. You also need to have administrative abilities. काफी बार आप देखेंगे कि as a teacher you're not just interacting with your students, but you're also interacting with the students administration, the college administration. तो examination committee होती है, दूसरे student bodies होते हैं. Therefore you need to be a great administrator. And great administrator का क्या मतलब होता है? You can get things done. आप अपना काम करवा सकते हो. So अगर you can get things done, then you're actually good administrator, and that's very important to be a good teacher. क्योंकि आपको काफ़ी बार, जैसे कि हम लोगों ने कहा, इंस्टीट्यूशन में अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, एंड यहाँ पर यू नीड टू अदरवाइज ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गेट योर वर्क डन, बी इट एनीथिंग. कभी अगर आपका मार्कशीट डिले हो रहा है, आपकी अटेंडेंस शीट नहीं बन रही है, यू नीड टू नो हाउ टू गेट थिंग्स डन. देयरफॉर यू नीड टू बी गुड विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज वेल, राइट? एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट टीचर फाइंड्स न्यू वेज टू प्रेजेंट द मटीरियल. आपको न्यू वेज फिगर आउट करने हैं टू प्रेजेंट द मटीरियल इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. सो लाइक वी सेड, यू नीड टू क्रिएट एन environment of collaboration, respect, जहाँ पर all the students are feeling safe, none of them are feeling that we cannot ask our questions in the class. There needs to be a sense of belonging and a sense of community that you need to foster in the classroom. At the same time, you need to have high expectations and benchmarks from the students, और साथ ही साथ में passion for education, and you need to be good with administrative work. Whenever we are talking about characteristics of a good teacher, automatically हमारा एक और टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. सो अभी तक हम लोग क्या कह रहे हैं? अभी तक हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, बट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? नाउ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज, राइट? यू नीड टू, एज अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग. आप क्या कर रहे हो इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग? यू आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एज वेल एज यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग. साथ ही साथ में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव वेज.
ways, right? You need to ensure that अगर lecture methodology नहीं काम कर रहा है, so you're going to the demonstration method. अभी हम पढ़ेंगे भी कुछ देर में कि lecture methodology क्या है, demonstration method क्या है, लेकिन you need to ensure that you are able to give knowledge to the students in effective ways. This becomes very, very crucially important, right? A teaching process is an interaction between the students and the teachers. This is also a characteristic of teaching. Okay, teaching is nothing but a process in which there is interaction taking place in order to transfer something which is called education. Teaching is a continuous process. तो अगर हम teaching के बारे में बात करते हैं, you need to ensure that teaching is nothing but a continuous process. It's an ever-going process. You also keep on learning. Your students also keep on learning. Teacher needs to have full confidence about the subject. ऐसा नहीं है कि आपके पास knowledge पूरी नहीं है तो आप पढ़ाने चले जाएंगे. You need to be in full grip of the information in order to ensure, and you need to have full confidence about the subject that you're teaching. You also need to encourage students to learn more. आपको इस तरह का environment बनाना है जहाँ पे you are making sure that students are encouraged to learn more, because this is the most effective way of ensuring that you are a good teacher. Please remember, ये हम लोग starting से ही बोल रहे हैं that teaching is both formal as well as informal. So you need to ensure that you are understanding this aspect. Teaching is the communication of information. Communicating information is the most innovative and interesting way so that the student can easily understand the information. तो आपको ensure करना है that the student can decipher, the student can understand whatever you are teaching. So ये भी बहुत important हो जाता है. तो हम लोग क्या कह रहे हैं? What are the characteristics of teaching? Teaching is nothing but a continuous process in which a teacher is trying to transfer the education to the student and trying to make sure that this entire process is as innovative, as interesting, so that students are able to retain the information. और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, retention maximum कब होगी? Retention maximum तब होगी जब teaching experiential होगी. Experiential teaching का क्या मतलब है? जब आप practical examples देके बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे. So teaching, like we had said, is actually a process of guiding students, training them, giving them knowledge in effective ways. It's a continuous process. You need to ensure that you have full confidence about the subject that you're teaching, and these are some of the important characteristics of teaching. Now, to just quickly sum up, so you can just pause this video and pause this particular slide and see. तो अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? आपका टीचर इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और आपका रिसिपिएंट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपको इनोवेटिव वे में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है स्टूडेंट को. कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट से पूछना है, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाना है, एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे स्टूडेंट इज फीलिंग सेफ टू आस्क द क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट वांट्स टू लर्न एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट इज डूइंग, सो देयरफॉर दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड आप ये क्यों कर रहे हो? टू ब्रिंग इंश्योर दैट यू आर हैविंग सोशली डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज इन द स्टूडेंट्स, ताकि आप एक स्टूडेंट को एक असेट बनाना चाह रहे हो. जैसे हम लोगों ने शुरू करा था दैट द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ citizens they are having, और citizens well trained कब होंगे? जब अच्छे teachers होंगे. So therefore we said teachers are actually the backbone of any society. For this reason, you need to ensure that the process of teaching takes place between the teacher and the learner. So the student is also someone who's actually the learner. It is an interactive process in which the teacher is actually initiating the action and the learner is the acceptor of the action. So इस complex process में आपका जो student है वो student क्या है? Student is the recipient of the particular information and the teacher is the giver of the information. So the teacher is actually the giver of the information and the student is the acceptor of the information or the recipient of the information. Now, teaching aims to bring certain desired changes in the students, as we have been speaking, to ensure that they are actually becoming socially desirable behavior that the students are able to exhibit, right? Teaching is a dynamic process. ये of course ever changing है. आपको continuously learn करना है. आप जो इस साल पढ़ाएंगे वो obviously different होगा आप जो आज से 5 साल बाद पढ़ाएंगे या आज से 5 साल पहले जो आप पढ़ा रहे थे, because knowledge is actually constantly changing, and so this process of teaching also
सो एज टू चेंज अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप बच्चों को बेस्ट चीज़ें पढ़ा पा रहे हैं. ऑल्सो टीचिंग इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट. एंड आर्ट क्योंकि आप किस तरह से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, पॉजिटिवली चेंज एजेंट बन रहे हैं. एंड साइंस बिकॉज इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. जब तक आपके लेसन प्लान्स नहीं होंगे, जब तक आप अच्छी तरह से लेसन्स को प्लान करके नहीं जाओगे, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर एट ऑल. एंड आर्ट बिकॉज द वे दैट यू आर टीचिंग, द स्टाइल दैट यू आर अडॉप्टिंग ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, kids should really learn the way that you're teaching. That's an important aspect. The main motive of a teacher is to develop the minds of the students. आपको ensure करना है कि they are actually developing their mind. That's the main purpose of education, that you are enabling the students to develop their skill set, develop their minds. सिर्फ knowledge ही provide नहीं करना है. Effective teaching is dependent on the teacher, right? जिस तरह का teacher होगा उसी तरह की effectiveness आएगी teaching के अंदर. And you need to ensure that training and research can make good teacher better and better teacher best. अगर आप बार बार अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अगर आप बार बार रिसर्च कर रहे हैं, and of course you're going to be becoming better and better with each passing day. So therefore it's a continuous process. So this complex process is actually something which is a continuous process also, right? Also you need to ensure that teachers must have in-depth knowledge of the subject, and they should make sure that they are learning. This is actually a very important point. They should know the learners preparedness. देखो ये चीज़ क्या हो जाती है, और इस पे questions भी आते हैं आपके scenario based questions. अगर आप एक first year के बच्चों को पढ़ा रहे हो, they are rightly coming out of school, so definitely आपकी learner की preparedness इतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर आप एक masters के बच्चे को पढ़ा रहे हो, so you know that the person has been exposed and therefore is going to be a better recipient, right? So you need to know the learner's preparedness. That becomes very important. तो अभी तक to just sum up, what have we talked about? That this is a complex process. You want to make sure that you are acting as a change agent by getting behavioral changes in the students. Teaching is both a dynamic process as well as science and art. Why science? Because it's organized. Why art? Because आपका style of teaching becomes important. Training and research will make your teaching better and better over the period of time. और आपको आपके learner की preparedness के बारे में पता होना चाहिए. And accordingly you need to mold your teaching lesson plans. Now, effective teaching includes knowledge of the learners. जैसा कि हम लोगों ने कहा कि आप एक फर्स्ट ईयर के बच्चों को डिफरेंटली पढ़ाएंगे वर्सेस अ मास्टर्स के बच्चों को वर्सेस अ किंडरकिंड के बच्चे को. सो यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास नॉलेज ऑफ लर्नर है, कि लर्नर की नॉलेज अभी किस स्टेज पे है और आप किस तरह से उसकी नॉलेज को एड वैल्यू कर सकते हो, राइट? सो नॉलेज ऑफ द लर्नर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो देयरफॉर you need to know whether you're taking a master's class or you're taking a 10th standard students class or you're taking a first year graduation students class. You need to have a proper knowledge of the learner. In-depth knowledge of the subject is critically important in teaching aptitude. अगर आपको teaching process को successful बनाना है, if you're not having in-depth knowledge, that particular lesson plan will not go down well. Knowledge of pedagogy. अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे towards our second important segment of teaching aptitude. Pedagogy का क्या मतलब है? Pedagogy is the method and practice of teaching. आप किस तरह से teaching कर रहे हो, that is what is called pedagogy. So pedagogy is nothing but the method of teaching and the way that you are teaching. तो किस तरह से आप पढ़ा रहे हो वो हमारा क्या हो जाता है, वो teaching हो जाता है. So अभी तक हम देख रहे थे कि various aspects of teaching क्या है, various characteristics of teaching क्या है, nature of teaching क्या है, teaching का process कैसे है, how is it a dynamic process. But now what are we talking about? Now what are we talking about? We're discussing what are the various ways of teaching. Now you need to ensure that यहाँ पर you're also trying to understand that a teacher encourages the practice of thinking amongst the students. तो आप क्या कर रहे हैं? You're not just ensuring that they are having a mind of their own, you're also trying to nurture them. आप क्या कर रहे हो? आप बच्चों को nurture करना चाह रहे हो. You're ensuring that बच्चे सोच पा रहे हैं, they are able to stand on their 2 feet and think critically, right? Teachers also give the students freedom and opportunity to express their ideas. तो आप एक ऐसा environment बना रहे हो जहाँ पे kids are not at all afraid of asking you questions, but at the same time they are not being disrespectful. They respect you because you're a leader, right? But they are able to comfortably ask questions. There are various common factors that are included in the process of teaching. One is of course the teacher, who's the educator. The second is the student, who's the educand, right? The student is the receiver of the information, the subject matter,
एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द लर्नर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट का ये भी मतलब है कि आप क्या क्लास में पढ़ा रहे हो या किसी बच्चे को क्लासरूम से बाहर कोई लाइफ लेसन दे रहे हो। सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स बिकम important. So whenever you talk about the common factors in the process of teaching, a teacher is important, the student is important, the context is important, and the subject matter that you're teaching becomes important. Now pedagogy के लिए जैसे कि हम लोगों ने कहा, pedagogy is nothing but the method or the way or the process of teaching, right, or the various ways that you're having of teaching. यहाँ पर हमारा peer principle becomes important. यहाँ पर आप प्लीज याद रखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख रहे हैं बच्चे, आपको ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशन आने चाहिए, बिकॉज नेट में वो जो आपके 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिस पे, वो काफी हद तक होंगे क्वेश्चंस जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो आपके यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट में क्या देखा गया है कि काफी ज्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यू नीड टू नो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो थियोरेटिकल आपको ये नहीं है कि मगअप करना है कि पीयर का डेफिनेशन क्या है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्लियर भी होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट. सो पेडागॉजी प्रोसेस में पीयर एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. टीचर्स डेवलप देयर यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल इनकाउंटर्स विद द स्टूडेंट्स, राइट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपने क्लास ली और उस क्लास में एक मेथड ठीक नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आप कल अपनी क्लास में एक डिफरेंट मेथड को यूज करोगे, फिर उसके बाद एक और डिफरेंट मेथड यूज करोगे, या फिर यू आर ट्राइंग टू, फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने क्लास में सिर्फ मोनोलॉग किया, मोनोलॉग मतलब कि आपने एक ऐसी चीज करी जहां पर आप सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे थे और बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगा, तो कल आपने थोड़े से और क्वेश्चंस लिए, बच्चों को वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक ऐसी क्लासरूम को टीच कर रहे हो where everyone is asking questions openly. So obviously with continuous encounters with your students, you're actually improving as a teacher. So you need to ensure that teachers are developing unique teaching style. आपका अपना एक unique teaching style होगा जो कि different होगा दूसरी teacher से, and that happens only on the basis of multiple encounters with the students. जब आप बार बार पढ़ाएंगे तब आपका एक unique teaching style develop होगा. और तभी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि teaching is actually a very complex process. It's a very continuous process. This is something that you need to understand. The job of a teacher is a complex process which is executed in several phases, right? ये जो complex process है ये काफी सारे phases में होता है, सिर्फ डिलीवरी नहीं है. तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ वही एक एस्पेक्ट नहीं है, राइट. सो दैट इज प्लानिंग. आप प्लान कर रहे हो टीचिंग के प्रोसेस को, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी. जब आपने क्लासरूम में वो पूरा का पूरा टीचिंग डिलीवर कर दिया है, तब आप डायग्नोस्टिक के फॉर्म में असेसमेंट ले रहे हो बच्चों की, ताकि आपको पता चले कि बच्चों ने वो चीज़ समझी है कि नहीं. आप असाइनमेंट्स ले रहे हो बच्चों से, सो आप डायग्नोस्टिक्स से के थ्रू देख रहे हो बच्चों को वो टॉपिक समझ आया है कि नहीं आया है. यू आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि क्या आज मैंने वो टॉपिक ठीक तरह से पढ़ाया है, कैन आई टीच दिस टॉपिक इन अ बेटर फॉर्मेट. सो पीयर प्रोसेस क्या हो जाता है? दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस वेयर यू आर प्लानिंग, यू आर executing, you are taking assessments, and finally you are reflecting whether what can I do better as a teacher, what went well and what I can do better, what went well in my class today and what I can do better. So you need to ensure that the process of pedagogy, that's the way that you are teaching, उसमें आपको ये peer चीज समझ में आ रही है, that आपकी unique teaching methodology develop होती है after multiple encounters with the students, and there are various processes, there are various aspects of this process of teaching. You're planning, you're executing, you're taking assessments, and you're finally reflecting. और फिर जाके आपका unique teaching style develop हो रहा है. Now there are several trends in pedagogy paradigm. Pedagogy paradigm का क्या मतलब है? Ways, काफी सारे ways जो develop हुए हैं, and paradigms are various ways of looking at teaching methodology, right? So काफी सारे जो trends हैं आपके pedagogy में, तो वो क्या क्या pedagogy में trends हैं वो भी बहुत important हो जाते हैं. A model of teaching is actually nothing but a plan to organize. तो एक जो model of teaching का क्या है? Model of teaching is nothing but a plan to organize the instructional material which helps to implement teaching method and to achieve the goal of the curriculum. तो देखो pedagogy क्या है? Pedagogy is the way that you are teaching, and आप क्या पढ़ा रहे हो? You are trying to organize whatever is there in the curriculum in order to impart it to the students. तो आप इस तरह से curriculum को develop कर रहे हो that the students are actually prepared properly, right? Now according to a particular person, that is G.E. Miller, so G.E.
G.E. Miller, right? So G.E. Miller ने क्या कहा है, teaching method plays learners in active learning situations. So this is actually places learners. A teaching method which places learners in active learning situations are more likely to be effective than those which do not. तो according to G.E. Miller क्या है, G.E. Miller कहना चाह रहा है कि एक teaching method जो कि learners को active learning situation में डालता है, that means वो बहुत ज़्यादा motivated है learn करने के लिए, वो और भी ज़्यादा learn करना चाह रहे हैं, that is actually the best method, right? Versus अगर आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को exam के लिए prepare कर रहे हैं, that's not one of the best methods because that will not encourage them to think critically, right? So यहाँ पर the best method, best way to teach, best pedagogical way to teach is nothing but in order to ensure a teaching style that is encouraging students to learn more and more. There are various methods available, right? G.E. Miller का सिर्फ एक ही method है, right? The process of learning is different from schools to universities. तो school environment में ज़्यादा focus exams के ऊपर हुआ जाता है, board exams के ऊपर रखा जाता है, whereas universities में you want to make sure that they are being job ready, they are being work ready. तो आप ensure कर रहे हो कि universities में वो अच्छी तरह से open minded बन रहे हैं, they're actually able to think critically. Now, in higher education, students become more autonomous and resourceful, right? So यही चीज़ हम लोग कह रहे हैं, knowledge of the learner also becomes important. Because हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि higher education में आते आते बच्चा क्या हो गया है, बच्चा has become more autonomous, more individual thinker हो गया है और साथ ही साथ में resourceful भी हो गया है, right? So they have actually become experienced learners. Therefore, you need to ensure that they are actually becoming masters of their own learning process. तो ये सिर्फ नहीं है कि 30 minutes या 50 minutes के lecture में ही आप उनको सारी चीजें बता रहे हैं. यू आर एक्चुअली इनकरेजिंग देम टू रिसर्च, यू आर इनकरेजिंग देम टू मेक श्योर कि वो और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि वो और ज्यादा अच्छी तरह से लर्न कर सके, राइट? सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर लर्नर्स. तभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट, राइट? दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल. एजुकेशन इज दस अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सम कैपेबिलिटीज इनटू इंडिविजुअल्स, राइट? अब आपको ये चीज याद रखनी है कि पेडागॉजी पैराडाइम में काफी सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन मिलर के हिसाब से बेस्ट ट्रेंड क्या है? मिलर के हिसाब से बेस्ट ट्रेंड वो ट्रेंड है जो कि लर्नर्स को एक्टिव लर्नर्स बनाता है. और साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपके नॉलेज ऑफ लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट, कि आपके किस स्टेज पे बच्चा आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. नाउ पेडागॉजी पैराडाइम में आपको याद रखना है कि वेज ऑफ टीचिंग में काफी सारे आपको एस्पेक्ट्स देखने हैं. एक तो आपको लर्नर का एस्पेक्ट देखना है. तो जब हम लर्नर के एस्पेक्ट से पेडागॉजी या मेथड ऑफ टीचिंग को देखते हैं तो ऑल लर्नर्स आर डिफरेंट एंड यूनिक, राइट? हर एक बच्चा डिफरेंट होगा. मे बी आज अगर एक मेथड से मैंने पढ़ाया तो वो मेथड से एक बच्चे को समझ में आया लेकिन दूसरे बच्चे को नहीं समझ में आया. यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है जो कि कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जो एज टीचर्स आपको पता होना चाहिए. काफी तरह के लर्नर्स होते हैं और लर्नर्स के बेसिक कैटेगरीज क्या है? या तो लर्नर रीडिंग लर्नर है. रीडिंग लर्नर मतलब ऐसा लर्नर है जो पढ़ के सब कुछ याद रखता है. सेकेंड टाइप ऑफ लर्नर कौन सा होता है? राइटिंग लर्नर. राइटिंग लर्नर कौन है? जो कि लिख के ही सारी चीजों को याद रख सकता है. दूसरा लर्नर, तीसरा टाइप का लर्नर क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग, जो लिख के रीड करके चीजों को रिटेन कर पाता है. देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ अ लर्नर हु इज एक्चुअली लर्निंग बाय लिसनिंग. तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काफी बार जैसे जिन बच्चों को गाना याद रह जाता है, जिन बच्चों को अच्छी तरह से लेक्चर याद रह जाता है, वो कौन से लर्नर्स होते हैं? वो लिसनिंग लर्नर्स होते हैं. फिर कौन से बच्चे आते हैं? फिर हमारे किनेस्थेटिक लर्नर्स आते हैं. किनेस्थेटिक लर्नर्स कौन से हैं? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वे से सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. एक और तरह के लर्नर जो है वो कौन से होते हैं? विजुअल. कितनी बार हम लोगों ने देखा है ये हम में से कुछ लोग मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें याद रहता है कि इस सीन में क्या हुआ था, उस सीन में क्या हुआ था. तो ऐसे लर्नर्स आर एक्चुअली विजुअल लर्नर्स, राइट? तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो लर्नर्स के ऊपर डिपेंड करता है और लर्नर्स काफी तरह के होते हैं. सो ऑल लर्नर्स आर एक्चुअली डिफरेंट एंड यूनिक. तो आपके क्लासरूम में ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो शायद रीडिंग वाले लर्नर्स हैं, जिनको सिर्फ पढ़ के याद रहती है चीजें. ऐसे बच्चे हैं जो राइटिंग से ही याद रख पाते हैं. ऐसे बच्चे हैं जो रीडिंग
राइटिंग दोनों से याद रखते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो लिसनिंग स्किल से याद रखते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो विजुअल लर्नर्स हैं, जब तक आप उनको कुछ दिखाओगे नहीं वो लर्न नहीं कर पाएंगे, ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग मतलब जैसे कि आप प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो ये कौन से लर्नर्स हो जाते हैं, किनेस्थेटिक लर्नर्स हो जाते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है दैट ऑल्सो नीड्स टू टेक कॉग्निसेंस, दैट ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि learners are different and learners are also unique. Every learner, they're all different as well as unique, right? All learners can learn, सारे. So ये चाहे आपके बच्चे किसी भी तरह के हो, kinesthetic हो, reading writing हो, listening हो, visual हो, auditory हो, कुछ भी तरह के बच्चे हो, आपको एक चीज समझनी है कि they can all learn. All people can learn, right? Learners construct their own knowledge, right? तो मे बी आपने एक लेक्चर दिया है लेकिन बच्चे ने अपना खुद का ही मीनिंग निकाल लिया है उस लेक्चर में, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है that learners are actually constructing their own knowledge, right? That's also something which is important. Learners' personal background, experience, motivation contribute significantly to their ability to learn. और ये काफी बार देखा भी गया है कि काफी सारे लोग, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं because of the background that they are coming in from, right? Or some students are not coming from very good background, so they want to change their entire destiny, so they are more hard working. तो ये आपको याद रखना है कि learner का personal background, experience, motivation, they really contribute significantly to their ability to learn. तो ये सारे के सारे आपके perspectives हैं. जब आप pedagogy आप एक way of teaching को invent कर रहे हैं, तो आपको learners के aspects को भी याद रखना है. इससे भी आपके scenario based questions बनते हैं कि आपका learning ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2-3 बच्चों को ये इम्पैक्ट कर रहा है या 10 बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है, 20 बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. नहीं, आपका मेथड ऑफ टीचिंग ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए. ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए कि हर एक बच्चे को वो समझ में आ रहा है. ऑल्सो पेडागॉजी पैराडाइम में टीचर का एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है. सो टीचर का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको समझना है कि यू आर जस्ट नॉट अ गिवर ऑफ द नॉलेज. आप सिर्फ और सिर्फ गिवर ऑफ नॉलेज ही नहीं हो. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू आर ऑल्सो फैसिलिटेटर हु हेल्प्स द लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज. देखो, अब यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है. जब भी हम बात करते हैं टीचर एज ए लीडर इज एक्चुअली हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक श्योर के आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो जिससे बच्चे आपसे सीखना चाह रहे हैं. टीचर इज ऑल्सो अ ट्रेनर, बट टीचर इज ऑल्सो फैसिलिटेटर थोड़ा डिफरेंट कैसे हो जाता है. यू आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, राइट? आप एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हो इन द इंटायर प्रोसेस. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? दैट मीन्स कि आप एक फैसिलिटेटर बन रहे हो. आप सिर्फ बच्चों को ये नहीं बता रहे हो कि ABC, लेकिन आप बच्चों को कोशिश कर रहे हो समझाने की कि अल्फाबेट्स लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फैसिलिटेट द नॉलेज प्रोसेस, राइट? सो आप एक सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दे रहे हो, आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देके समझाना चाह रहे हो एक पॉइंट. देन यू आर एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर. सो यू नीड टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस. आपको सिर्फ यही नहीं बताना है कि जो क्लासरूम में आपने पढ़ाया है वही जरूरी है. बच्चों को और एक्साइटेड करना है सो दैट दे आर एबल टू लर्न मोर, दे आर एबल टू गो एंड मेक श्योर दैट दे आर डिगिंग इनटू मोर इंफॉर्मेशन. दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ टीचर्स पर्सनल बिलीव्स, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस इफेक्ट द टीचिंग मेथड. लेकिन प्लीज याद रखना, ये जो आपके पर्सनल बिलीफ्स हैं ये पॉजिटिव बिलीफ्स होने चाहिए, राइट? जैसे आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स नहीं होने चाहिए कि इस कम्युनिटी के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ये नहीं हो सकता है. दैट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग, राइट? आपके पर्सनल बिलीफ्स पॉजिटिवली मोटिवेटेड होने चाहिए दैट एवरी स्टूडेंट कैन लर्न, ऑल लर्नर्स आर इक्वल, ऑल लर्नर्स आर डिफरेंट एंड यूनिक, ऑल लर्नर्स आर एक्चुअली पीपल हु कैन contribute to the class, right? So those are the personal beliefs. Teacher must be a learner to grow, right? You need to actually grow and evolve themselves as teachers, right? So it's a continuous process. और हमेशा आपका मेथड ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने लेक्चर प्लान्स बना लिए हैं एंड यू आर वेरी रिजिड और आप साल दर साल वही लेक्चर्स को रिपीट कर रहे हो. यू नीड टू टेक इन अकाउंट न्यू ट्रेंड्स दैट आर इमर्जिंग. यू नीड टू टेक इन अकाउंट न्यू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग. मे बी देयर इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज कम. बाय दैट आई मीन मे बी आपकी और जगहों से लोग आए हैं. देयर आर डिफरेंट क्लस्टर ऑफ पीपल हु हैव कम. मे बी देयर आर फॉरेन स्टूडेंट्स हु हैव कम नाउ. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स बिकम इंपॉर्टेंट इन योर pedagogy, right? Also the process of teaching becomes important in the pedagogy paradigm.
time, right? Teaching is an active engagement between the learner and the teacher. बहुत active है. It's a very active interaction that is taking place between the learner and the teacher. That is important, right? Teaching is a creative endeavor, right? It's a very creative process. You are creating your lesson plans every time. It is an absolutely creative process and a beautiful process that requires flexibility. ऐसा नहीं है कि अगर आपका syllabus complete नहीं हो रहा है, you're not wanting to come over the weekend, you need to be very flexible, right? Or maybe a 50-minute class, आप सिर्फ 50 minutes पढ़ा के जा रहे हैं, or maybe if students are getting very desperate on that particular day, आप 50 minutes ही complete करके जाना चाह रहे हैं, you need to be very flexible and accommodating basically, right? So it is a creative process that requires flexibility, organization, modification, very important. Maybe आज आप कुछ और पढ़ाने के लिए लेके आए हुए हैं, but बच्चों का मूड नहीं है, you need to modify that lesson plan immediately, right? Adjustment throughout the teaching learning process. So this is very important. It is a creative endeavor. अगर आपके पास creativity नहीं है, then you cannot probably become a very good teacher, because creativity is definitely required in this profession, right? Teaching is successful in a stress-free, emotionally secure learning environment, right? So ये aspect भी आपको पता होना चाहिए. Now, coming on to the paradigm of learning, learning is an active discourse on the part of the learner. It's a very active process, right? Learning can be strengthened and maximized through appropriate scaffolding and by providing sufficient challenge. देखो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने एक लेसन पढ़ा दिया. Scaffolding का क्या मतलब है कि आप कम से ज़्यादातर जा रहे हैं. तो अगर आपने एक लेसन पढ़ा दिया है तो कल आप बच्चों से easy questions पूछ रहे हैं, then next day आप थोड़ा सा और उनको encourage कर रहे हैं, you're taking them to the next level, then you're encouraging them furthermore and then you're taking them to the third level. So आपको ये चीज़ याद रखनी है that learning can be strengthened and maximized through the process of giving them more challenging environment or scaffolding. That becomes very important. Learning can be an enriching experience in a collaborative setting, right? Collaborative setting becomes very important, and as teachers you need to ensure that that sort of an environment is coming where all learners are a part of the learning community and working towards achieving a common goal. And the common goal is understanding the knowledge that is given and making sure that there are proper behavioral changes that are taking place, as well as they are motivated to learn even more. राइट अब आपको बेसिक कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन्वायरमेंट, राइट? एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर इफेक्टिव टीचिंग हो रही है, वहां पर आपके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? टीचर मस्ट हैव नॉलेज एंड लव फॉर द सब्जेक्ट, दैट हम लोग कह ही रहे हैं. इन डेप्थ नॉलेज इज क्रूशली इंपॉर्टेंट. टीचर मस्ट हैव अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स एंड मस्ट बी इंथ्यूजियास्टिक, राइट? अगर आप बहुत डल हैं, बहुत बोरिंग है, डिप्रेसिंग है, देन यू कैन नॉट एक्चुअली बी अ गुड टीचर, राइट? यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर वेरी enthusiastic, you are someone who's very creative, you are having affection and love for the students. That's very important, right? There must be the following in the teaching method: planning, preparation and organization. आपने अपना lesson plan अच्छी तरह से plan होना चाहिए, preparation होनी चाहिए and organization होनी चाहिए, and still if there need be, you need to be creative to change that entire process. Teacher must have the ability to stimulate the learner's thought and interest, right? आपको इस तरह की टीचिंग करनी चाहिए जिससे आप लर्नर के थॉट को और इंटरेस्ट को स्टिम्युलेट कर पा रहे हो. यू आर enabling an environment where you're trying to stimulate this sort of an approach, right? Now, methods of teaching, there are over 150 plus methods of teaching, right? As we speak, there are actually more than 200 methods of teaching, over 150 plus methods of teaching. However, आपके जो methods of teaching है, they can actually be classified into various categories on the basis of three aspects, right? जो आपके methods of teaching है, they are either a method by which you want to tell something, this is more like a lecture method, या फिर you want to show them something, right? Or you want to do something, right? So for example, when you're talking about the teaching methods, ये और भी ज़्यादा clear हो जाएगा. Teaching methods are broadly classified into either traditional method of teaching, right? Traditional method was more like, you know, you're telling students ये करो, वो करो, ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ना चाहिए. That's a more traditional teaching method, right? The modern teaching method includes lecture methodology, right? It also includes demonstration method. It also includes the discussion method
method, it also includes programmed instructioned method, it also includes the heuristic method, that's a logical and imaginative thinking method. So आपको ensure करना है that you are actually trying to understand these various methods that are there of teaching. Now अब जब हम बात करते हैं methods of teaching की, पहला method of teaching, that is the traditional method of teaching, right? The traditional teaching method, the traditional teaching method में teacher is actually the sender or the source of the information, right? अगर हम बात करें teacher की और अगर हम बात करें student की, तो और यहाँ पर transfer of education हो रहा है, then what are we saying? We are saying teacher is nothing but actually the sender or the source of information, right? The educational material is the information or the message. ये क्या है? आपका information है या message है आपकी. Students, learners are the receivers of the information. ये सिर्फ क्या हो जाएंगे? ये आपका giver of information हो गया है teacher, और ये क्या हो गया? ये आपका receiver of information हो गया है, right? Student आपका receiver of information हो गया है. The educator delivers the message by the chalk and talk method. तो आपका जो traditional method है ना, इसको chalk and talk method भी कहा जाता है. Chalk and talk method, that means you're just writing on the board and you're telling the students, right? That's the traditional method. It's a one-way communication that is taking place, right? It's actually a one-way communication that is taking place. The teacher controls the total instructional process. तो ये जो process है, it's very undemocratic process also. Undemocratic क्यों है? क्योंकि बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ teacher बोल रही है. So the teacher controls the total instructional process over here, right? Teacher tends to emphasize on factual knowledge. This is actually a drawback also of this method. ये teacher क्या है? Teacher is just able to emphasize on the factual theoretical knowledge, और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या आपके जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो टीचर नहीं बता पाती है. एंड देयरफॉर द ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोसेस इज इट्स अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस मतलब जो आपका स्टूडेंट है वो एक्टिवली इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, राइट? सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस एंड द लर्नर्स प्ले लिटिल रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट? सो देयर इज अ वन वे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इन द ट्रेडिशनल मेथड. इट्स कॉल्ड द चॉक एंड टॉक मेथड, जहां पर आपका टीचर इज द गिवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इज द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, and there is a one-way transfer of information that is taking place. But this process का biggest disadvantage क्या है? It is an undemocratic process that we are having. Now you need to ensure that there are certain features that you understand of this particular traditional method. देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए that the usage of the chalk and talk method जो है, it is actually having a one-way flow of information, right? So this is actually the chalk and talk method is a one-way flow of information. The material presented is based on the lecture notes or the textbooks, right? So research करने के बाद आपका material prepare हो जाता है, and that's the traditional method of teaching, right? Teaching and learning are controlled by the plug and play. Plug and play is basically a method जहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना होता है, आपको बस plug and play करना है. You're actually told you're not at all contributing, and remember teaching is an interactive process. तो यहाँ पर students बिल्कुल passive learners हो गए हैं, right? Method rather than practical aspects. There is absence of sufficient interaction. Interaction तो null के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है traditional method में, which is actually a drawback also. So ये चीज क्या हो जाती है? This becomes a drawback because students are passive. There is more emphasis given on the theory rather than practical situation. ये भी एक drawback है because you want to make sure that आप एक तरफ से लर्निंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं, माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर एम्फसाइज कर पाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से. लर्निंग इज इनकरेज थ्रू मेमोराइजेशन बट नॉट अंडरस्टैंडिंग. ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का. एंड इट्स वेरी मार्क्स ओरिएंटेड टीचिंग. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट वी हैव ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग, राइट? Now the second important method that we are having is actually the lecture method. Now जब भी आप lecture method के बारे में बात करते हैं, you need to understand that the lecture method has little or no participation from the learner. So ऐसा नहीं है कि lecture method में drastic change आ गया है आपके traditional method से और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बच्चे आपको समझ पा रहे हैं, question कर पा रहे हैं. There is little or literally minimal participation from the learner side. A lecture method is effective if the teacher is experienced and master of the subject. Only and only if अगर आपका teacher ऐसा है who is actually very experienced, if he or she is experienced and a master of the subject, will this method be very very useful, right? Students can ask questions anytime if they need any clarification, लेकिन वो ज़्यादातर
हेजिटेंट होते हैं लेक्चर मेथड में, राइट. Efficiency, so the efficiency of the lecture method totally depends on the quantity of information, the style of presentation, the clarity of information dissemination, जो information दी जा रही है, and active listening. ये थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है अगर आपका recipient, अगर आपका student, अगर आपका learner जो है वो active listening नहीं दिखा रहा है, then this process is not very effective process, right? So this is also something which acts as a drawback. Real world problems can also be integrated with the lecture method to make it more interesting. अगर ये चीज add हो जाती है, then of course lecture method actually becomes a very important aspect or a great method of teaching. So lecture method has little or no participation from the learner's side. A lecture method is effective if the teacher is experienced and master of their own subject, right? Students can ask questions anytime if they need any clarification. The efficiency of the lecture method totally depends on the quantity of information, the experience of the particular teacher, the way that the knowledge is being disseminated, the active listening skills of the listener, right? And agar real world problems ko integrate kar denge, then this method is actually a good method, right? Now advantages, what are the various advantages of the lecture method? It is always good for a large classroom. अगर हमें large classroom को entertain करना है, then lecture method actually becomes the best method, because obviously there is a time constraint also that teachers usually have, right? It raises new ideas, right? Because there's a large population, so different ideas आते हैं. Students can ask questions anytime. So anytime that the students need to ask questions, they are more than willing to ask questions. A good teacher always explains the points. So a good teacher in a lecture method always explains the points. Teachers can control and maintain direct flow of information with great interest. साथ साथ में lecture method ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही boring होगा. It also depends on the style of the teacher, as we had mentioned. तो अगर teacher का style is actually something that is conducive and बच्चे सीख पा रहे हैं, then of course it's going to be a good style, right? Its usefulness as a large amount of information can be provided to a learner with a short period of time. वही चीज है that to cater to a large group of audience, this method is always very fruitful and helpful, right? The disadvantages of the lecture method is actually that it's totally undemocratic, right? Very similar to your traditional method. It's a very undemocratic process जहाँ पर कुछ लोग जो बहुत ही proactive होते हैं students, they will ask, but some students will be shy to ask in front of students, right? Sometimes students don't feel safe to ask questions. Sometimes learners become silent receiver of information that is provided by the teacher. So these are some of the disadvantages that we have of the lecture methodology.